हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में थर्मल इंजीनियरिंग एंड गैस डायनेमिक्स का पार्ट 1 कवर करने वाले हैं और इसके जस्ट बाद हम पार्ट 2 भी अपलोड कर देंगे। और ये जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है डिप्लोमा और बीटेक दोनों के लिए एप्लीकेबल है। और यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई कम्पिटिटिव एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। और एमसीक्यू के साथ साथ हम उस टॉपिक को या उस यूनिट को क्लियरली एक्सप्लेन भी करेंगे। तो यहाँ से आपका एमसीक्यू भी तैयार होगा, बाकी आपका यूनिट भी थोरोली रिवाइज हो जाएगा। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें और एग्जाम से पहले एक बार इसको जरूर रिवाइज करके जाएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यहाँ पे हम पार्ट 1 में यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 कवर करने वाले हैं, जिसमें है स्टीम जनरेटर्स या बॉयलर्स एंड वेपर पावर साइकिल। तो स्टीम जनरेटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। स्टीम जनरेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो क्लोज्ड वेसल होता है और ये स्टील का बना होता है जिससे हम स्टीम जनरेट करते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया स्टीम जनरेटर्स। तो ये समझ में आ गया होगा। और इसको हम बॉयलर्स भी बोलते हैं। दूसरा है वेपर पावर साइकिल। जैसे स्टीम जनरेट हो गया तो स्टीम से हम क्या करते हैं, वर्क प्रोड्यूस करते हैं। तो वर्क प्रोड्यूस करने के लिए कोई साइकिल चाहिए, तो हम उसके बाद पढ़ेंगे वेपर पावर साइकिल, जिसमें हम रैंकाइन कार्नोट और उसके वेरियस टर्म्स हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अ बॉयलर इन इंडिया शुड कंफर्म टू सेफ्टी रेगुलेशन ऑफ। मतलब जो भी बॉयलर इंडिया में ऑपरेट किए जाते हैं उनको कुछ सेफ्टी रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। तो वो कौन से सेफ्टी रेगुलेशन को फॉलो करते हैं? ऑप्शन फर्स्ट DIN, BIS, ASTM एंड IBR। तो जो DIN है एक जर्मन स्टैंडर्ड है, BIS ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड, ASTM अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग एंड मटेरियल्स एंड लास्ट इज अ IBR इंडियन बॉयलर रेगुलेशन। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सेकेंड, pick up the wrong statement about water tube boilers in comparison to fire tube boilers। मतलब फायर ट्यूब बॉयलर और वाटर ट्यूब बॉयलर का कंपैरिजन है और रॉन्ग स्टेटमेंट हमें सेलेक्ट करना है। फर्स्ट, फार्मर जनरेट्स स्टीम एट हाई प्रेशर। फार्मर इन द सेंस पहले कौन आया है, वाटर ट्यूब बॉयलर। तो वाटर ट्यूब बॉयलर के जगह पे यहाँ पे फार्मर आया। फार्मर जनरेट स्टीम एट हाई प्रेशर, ये सही है। फार्मर ऑक्युपाइज लेस स्पेस फॉर सेम पावर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। रेट ऑफ स्टीम फ्लो इज मोर इन फार्मर केस, ये भी सही है। फार्मर इज यूज्ड फॉर हाई इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, ये भी सही है। मतलब ऊपर के 4 ऑप्शन सही है। इसका मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है? तो चांस ऑफ एक्सप्लोजन आर लेस इन फार्मर केस, मतलब वाटर ट्यूब बॉयलर में एक्सप्लोजन की चांसेस कम होते हैं। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। तो हमारा ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द क्रिटिकल प्रेशर एट विच लैटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन इज जीरो इज। मतलब उस क्रिटिकल प्रेशर को आपको आइडेंटिफाई करना है जिसपे लैटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन जीरो होता है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन। अगर आपने TH डायग्राम पढ़ा होगा तो जहाँ पे सेचुरेटेड वेपर और सेचुरेटेड लिक्विड कब मीट करते हैं उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ये है हमारा क्रिटिकल पॉइंट और ये है टेम्परेचर और ये है एंट्रोपी। तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट पे क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन जीरो होता है। तो इस क्रिटिकल पॉइंट का प्रेशर और टेम्परेचर कितना होता है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन का मतलब होता है ये पॉइंट होता है HF और यहाँ पे क्या होता है HG। तो HG माइनस जो HF होता है उसको हम बोलते हैं HFG, उसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन। जैसे जैसे ऊपर की तरफ आप बढ़ेंगे, यहाँ पे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन होता है। तो ये कांस्टेंट प्रेशर की लाइन, अगर प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो ये देखिए लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन ये इतना है और यहाँ पे कम हो गया और ऊपर गए तो और कम हो गया और यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट पे लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन क्या हो गया, जीरो। तो इस क्रिटिकल पॉइंट पे एक और पॉइंट याद रखना है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन क्या होता है, जीरो होता है। तो वहाँ का प्रेशर और टेम्परेचर आपको बताना है। तो अभी यहाँ पे प्रेशर बताना है। तो कितना होता है, चूंकि
क्रिटिकल पॉइंट का जो प्रेशर होता है हम बार में आपको बताते हैं 221 पॉइंट समथिंग बार होता है। तो यहाँ पे चूंकि kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है तो ऑप्शन देख लेते हैं 225.65 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 273, 100 एंड 1। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, क्योंकि 1 kgf इज इक्वल टू 9.81, तो 9.81 इंटू 5.65 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 10 टू द पावर 4 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो ये 221 बार के ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, कार्बोनाइजेशन ऑफ कोल इज द प्रोसेस ऑफ, कोल का कार्बोनाइजेशन किस प्रोसेस को कहते हैं? फर्स्ट, पल्वेराइजिंग कोल इन इनर्ट एटमॉस्फेयर, हीटिंग wood in limited supply of air at temperature below 300 degrees Celsius. Third, strongly heating coal continuously for about 48 hours in the absence of air in closed vessels. And last is binding the pulverized coal into briquettes. तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, क्योंकि पल्वेराइजेशन ऑफ कोल का मतलब है कोल को 48 घंटे तक बिना एयर की उपस्थिति में क्लोज्ड वेसल में हीट करने की प्रोसेस को ही हम बोलते हैं पल्वेराइजेशन ऑफ कोल। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपरहीटिंग ऑफ स्टीम इज डन एट, मतलब स्टीम की जो सुपरहीटिंग होती है वो किस पे होता है? कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट एंट्रोपी। तो अभी हमने देखा था जो टीएस डायग्राम देखा था उसमें कांस्टेंट प्रेशर पे ही जनरली हम हीटिंग करते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कांस्टेंट प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विवेलेंट एवापोरेशन इज द अमाउंट ऑफ वाटर एवापोरेटेड इन अ बॉयलर फ्रॉम एंड एट। बॉयलर में इक्विवेलेंट एवापोरेशन का मतलब होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड एवापोरेट होके 100 डिग्री सेल्सियस पे ही वेपर में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, फर्स्ट 0 डिग्री सेल्सियस, सेकेंड 100 डिग्री सेल्सियस, थर्ड saturation temperature at given pressure, and fourth is room temperature. तो right answer is 100 degree Celsius. Next question, the coal requirement per kilowatt hour generation in the thermal power plant is of the order of, मतलब 1 किलोवाट आवर पावर जनरेट करने के लिए कितनी कोल की रिक्वायरमेंट होगी? ऑप्शन 0.1 to 0.2 kg, 0.2 to 0.4 kg, 0.6 to 0.8 kg and 1.0 to 1.5 kg। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 0.6 to 0.8 kg कोल की रिक्वायरमेंट होती है पर किलोवाट आवर हीट जनरेशन या एनर्जी जनरेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वेट वेपर कैन बी कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय, मतलब वेट वेपर जैसा कि हमने टीएस डायग्राम में देखा कि सैचुरेटेड लिक्विड और सैचुरेटेड कर्व जहाँ पे मीट करते हैं क्रिटिकल पॉइंट होता है, यहाँ पे लिक्विड और वेपर रीजन होता है, ये होता है वेपर रीजन और ये होता है लिक्विड रीजन। तो यहाँ पे लिक्विड वेपर रीजन को कंप्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए दो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज चाहिए होता है हमें। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, अगर यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे भी सिंगल में हो जाएगा, बट यहाँ पे दो, जब फेजेस दो होते हैं तो दो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज आपको चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अ वेट वेपर कैन बी कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय pressure only, temperature only, dryness fraction only, fourth is pressure and dryness fraction। तो यहाँ पे सिंगल टर्म है, ऑप्शन नंबर डी ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें प्रेशर एंड ड्राइनेस फ्रैक्शन दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ फायर ट्यूब बॉयलर, इसमें से कौन से फायर ट्यूब बॉयलर है? लैंकेशायर, बैबकॉक्स एंड विलकॉक्स, स्टर्लिंग, D, none of this। तो फायर ट्यूब बॉयलर इज अ लैंकेशायर बॉयलर। नेक्स्ट, which of the following is a water tube boiler? फर्स्ट लैंकेशायर बॉयलर, सेकेंड बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर, थर्ड लोकोमोटिव बॉयलर एंड फोर्थ इज अ कोकरन बॉयलर। तो यहाँ पे वाटर ट्यूब बॉयलर कौन सा है? तो बैबकॉक्स एंड विलकॉक्स इज अ वाटर ट्यूब बॉयलर। बाकी जितने भी बॉयलर है यहाँ पे फायर ट्यूब बॉयलर है। तो आपको ये भी याद रखना है कि फायर ट्यूब बॉयलर कौन कौन से हैं, वाटर ट्यूब बॉयलर कौन कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट फॉर 1 किलो कैलोरी और जूल
इक्विवेलेंट इज, तो 1 किलो कैलोरी का मैकेनिकल इक्विवेलेंट कितना होता है, तो 421 केजी एम, सेकेंड 75 केजी मीटर, थर्ड 539 केजी मीटर एंड डी इज 102 केजी मीटर। तो राइट आंसर इज 421 केजी मीटर। Next question, fire tube boilers are limited to maximum working pressure of first 0.17 meganewton per meter square, second 1.7 meganewton per meter square, third 17 meganewton per meter square and last is 170 meganewton per meter square। तो फायर ट्यूब बॉयलर के लिए मैक्सिमम जो प्रेशर होता है वो 1.7 मेगा न्यूटन और 17 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ फायर ट्यूब्स इन अ कोकरन बॉयलर्स आर, तो कोकरन बॉयलर्स में कितने फायर ट्यूब्स होते हैं, ऑप्शन फर्स्ट 75, बी 115, सी 165 एंड 225। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, 165 फायर ट्यूब्स होते हैं कोकरन बॉयलर्स में। ये आपको याद रखना है, कुछ न्यूमेरिकल डेटा है। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ लैंकाशायर बॉयलर्स वेरीज फ्रॉम, लैंकाशायर बॉयलर्स का लेंथ कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, 5 to 6 मीटर, 6 to 7 मीटर्स, 7.25 to 9 मीटर्स और 9 to 10 मीटर। तो करेक्ट आंसर इज 7.25 to 9 मीटर। नेक्स्ट, 1 किलोवाट आवर एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू, 1 किलोवाट आवर एनर्जी किसके बराबर होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1000 जूल, सेकेंड 360 किलो जूल, थर्ड 3600 किलो जूल, लास्ट 36 किलोवाट पर सेकेंड। तो करेक्ट आंसर इज 3600 किलो जूल, क्योंकि 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। अब चूंकि किलो है तो किलो हो गया, और एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल, तो 1 किलो वाट आवर एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू 3600 किलो जूल। Next question, for burning 1 kg of carbon to carbon monoxide CO as per chemically correct combustion amount of air is required, मतलब 1 kg कार्बन को कार्बन मोनोऑक्साइड में बर्न करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ एयर की रिक्वायरमेंट होगी, ऑप्शन 1 kg, सेकेंड 4/3 kg, थर्ड 8/3 kg और 2 kg। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, 4/3 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ कॉर्निश बॉयलर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, कॉर्निश बॉयलर का डायमीटर कितना होता है, ऑप्शन 1 to 2 मीटर, 1.5 to 2.5 मीटर, 2 to 3 मीटर और 2.5 to 3.5 मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 1 to 2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकोमोटिव टाइप बॉयलर इज, ऑप्शन हॉरिजॉन्टल मल्टीट्यूबुलर वाटर ट्यूब बॉयलर, सेकेंड वाटर वॉल इनक्लोज फायर फर्नेस टाइप, थर्ड वर्टिकल ट्यूबुलर फायर ट्यूब बॉयलर, फोर्थ हॉरिजॉन्टल मल्टी ट्यूबुलर फायर ट्यूब बॉयलर। लोकोमोटिव टाइप बॉयलर एक हॉरिजॉन्टल मल्टी ट्यूबुलर फायर ट्यूब बॉयलर होता है, ये याद रखिएगा। लोकोमोटिव जो बॉयलर होता है एक फायर ट्यूब बॉयलर होता है जिसमें नंबर ऑफ ट्यूब्स होते हैं, और ये जो ट्यूब्स कैसे होते हैं, हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होते हैं। तो लोकोमोटिव टाइप बॉयलर, लोकोमोटिव का मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे आप इसको लेके जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिगेस्ट साइज ऑफ थर्मल पावर यूनिट ऑपरेटिंग इन इंडिया इज, जो थर्मल पावर यूनिट जो इंडिया में सबसे बड़ा ऑपरेट किया जाता है वो कितने मेगावाट का होता है, ऑप्शन फर्स्ट 60 मेगावाट, 100 मेगावाट, 210 मेगावाट एंड 500 मेगावाट। तो अभी तक 500 मेगावाट तक का ही अगर आपके एग्जाम में ये आता है तो आपको 500 मेगावाट ही ऑप्शन टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाई प्रेशर बॉयलर विच प्रोड्यूसिंग स्टीम एट अ प्रेशर मोर देन, ऑप्शन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बी 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 75 to 80 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जो हाई प्रेशर बॉयलर, ऐसे बॉयलर को बोलते हैं जिनका जो प्रेशर जो हो वो 75 to 80 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्राउन ऑफ फायर बॉक्स इज मेड हेमिस्फेरिकल इन ऑर्डर टू, जो बॉयलर का फायर बॉक्स होता है उसको हेमिस्फेरिकल क्यों बनाया जाता है, ऑप्शन गिव मैक्सिमम स्पेस, सेकेंड गिव मैक्सिमम स्ट्रेंथ,
थर्ड withstand pressure inside boiler, फोर्थ resist intense heat in firebox। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इंटेंस हीट को रजिस्ट करने के लिए हेमिस्फेरिकल बनाया जाता है फायरबॉक्स का क्राउन। तो ये आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट एज रिगार्ड्स कॉर्निश बॉयलर एंड लैंकेशायर बॉयलर। तो लैंकेशायर और कॉर्निश बॉयलर के रिस्पेक्ट में हमें करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। फर्स्ट, कॉर्निश इज फायर ट्यूब एंड लैंकेशायर इज वाटर ट्यूब। सेकेंड, ये गलत है क्योंकि कॉर्निश और लैंकेशायर दोनों फायर ट्यूब बॉयलर हैं। सेकेंड, कॉर्निश इज वाटर ट्यूब एंड लैंकेशायर इज फायर ट्यूब। दिस इज ऑल्सो wrong. Cornish has 2 fire tubes and Lancashire has 1. This is also wrong. Lancashire has 2 fire tubes and Cornish has 1. तो याद रखना है लैंकेशायर में 2 फायर ट्यूब्स होते हैं और कॉर्निश में एक ही फायर ट्यूब होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल डायमीटर एंड लेंथ ऑफ लोकोमोटिव बॉयलर्स आर। तो लोकोमोटिव बॉयलर में शेल का डायमीटर और लेंथ कितना होता है? तो ऑप्शन 1.5 मीटर एंड 4 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 1.5 मीटर एंड 6 मीटर, ऑप्शन सी 1 मीटर एंड 4 मीटर, ऑप्शन डी 2 मीटर एंड 4 मीटर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉयलर्स इज बेस्ट सुटेड टू मीट फ्लक्चुएटिंग डिमांड्स। फ्लक्चुएटिंग डिमांड के लिए सबसे बेस्ट बॉयलर कौन सा होता है? ऑप्शन Babcock and Wilcox, option second locomotives, option third Lancashire and Cochrane। तो जो फ्लक्चुएटिंग डिमांड होता है उसको फुलफिल करने के लिए लोकोमोटिव बॉयलर्स का यूज किया जाता है। तो आपको ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्यूजिबल प्लग इज फिटेड इन स्मॉल बॉयलर्स इन ऑर्डर टू। जो बॉयलर्स होते हैं उसमें फ्यूजिबल प्लग क्यों फिट किया जाता है? ऑप्शन, avoid excessive buildup of pressure, option second avoid explosion, third extinguish fire if water level in the boiler falls below alarming limit, next control steam dome। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। जब भी वाटर की लेवल कम होगी तो फायर को बुझाने के लिए फ्यूजिबल प्लग का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉयलर एचपी इज डिफाइंड एज द। बॉयलर की एचपी को डिफाइन किया जाता है स्टीम एवापोरेशन रेट पर केजी ऑफ फ्यूल, सेकेंड वर्क डन इन एवापोरेटिंग 1 kg ऑफ स्टीम पर आवर फ्रॉम एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस इनटू ड्राई सैचुरेटेड स्टीम, थर्ड द एवापोरेशन ऑफ 15.65 kg ऑफ वाटर पर आवर फ्रॉम एंड एट 100 डिग्री Celsius into dry saturated steam, fourth steam consumed in evaporating 1 kg water at 0 degree Celsius to steam at 100 degree Celsius and 1.033 kg per meter square pressure। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो 1 घंटे में 15.65 kg ऑफ वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस लिक्विड से 100 डिग्री सेल्सियस ड्राई सैचुरेटेड स्टीम में कन्वर्ट करने को प्रोसेस को ही हम बोलते हैं बॉयलर एचपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ वेल मेंटेन्ड बॉयलर विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ। मतलब जो अगर वेल मेंटेन्ड बॉयलर हो जिसमें हीट लीकेज बहुत कम हो तो उसकी थर्मल एफिशिएंसी कितनी हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए 90%, सेकेंड 40%, 50% और 75%। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ थर्मल पावर प्लांट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी कितनी होती है? ऑप्शन 20%, 30%, 45% और 60%। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट 30%। जो थर्मल पावर प्लांट की मैक्सिमम एफिशिएंसी जो हो सकती है वो अप टू 30% हो सकती है। Next question, it is required to produce large amount of steam at low pressure. Which boiler should be used? अगर लो प्रेशर पे हमें लार्ज अमाउंट ऑफ स्टीम प्रोड्यूस करना है तो कौन सा बॉयलर यूज करना चाहिए? पल्वेराइज्ड फ्यूल फायर्ड बॉयलर, कोकरन बॉयलर, लैंकेशायर बॉयलर और बैबकॉक्स एंड विलकॉक्स बॉयलर। तो लैंकेशायर बॉयलर बेस्ट होता है लो प्रेशर पे हाई स्टीम या हाई अमाउंट ऑफ स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए। Next question, which type of boiler can meet rapid change of load? Option vertical fire tube type, option B horizontal fire tube type, third horizontal water tube type, fourth forced circulation type।
तो जब भी रैपिड चेंज मतलब लोड में या बॉयलर पे रैपिड चेंजेस देखने को मिले लोड का, या अचानक से स्टीम की प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी अगर बढ़ जाए, तो उस कंडीशन में फोर्स सर्कुलेशन टाइप बॉयलर यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइज ऑफ बॉयलर ट्यूब इज स्पेसिफाइड बाय। जो बॉयलर की ट्यूब होते हैं उसको कैसे स्पेसिफाई किया जाता है? मीन डायमीटर एंड थिकनेस, नेक्स्ट इनसाइड डायमीटर एंड थिकनेस, नेक्स्ट आउटसाइड डायमीटर एंड थिकनेस, एंड लास्ट इज आउटसाइड डायमीटर एंड इनसाइड डायमीटर। तो जो ट्यूब को स्पेसिफाई करने का तरीका है आउटसाइड डायमीटर एंड थिकनेस, क्योंकि आउटसाइड डायमीटर पता हो तो और थिकनेस पता हो तो आप इनसाइड डायमीटर भी निकाल सकते हैं। तो जनरली आउटसाइड डायमीटर एंड थिकनेस से ट्यूब को स्पेसिफाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डिजाइनिंग एयर प्रीहीटर द इम्पोर्टेंट डिजाइन कंसिडरेशन इज दैट। जब प्रीहीटर को डिजाइन कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन क्या होना चाहिए? फर्स्ट, अप्रोच टेम्परेचर शुड बी एज लो एज पॉसिबल। सेकेंड, हैंडलिंग एंड मेंटेनेंस शुड बी इजियर। थर्ड, हीट ट्रांसफर एरिया शुड बी ऑप्टिमम। फोर्थ, स्टैक गैसेस शुड नॉट बी कूल्ड टू द ड्यू पॉइंट। मतलब जब भी एयर प्रीहीटर को डिजाइन करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, क्योंकि जो स्टैक गैसेस होते हैं उनको ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से नीचे कूल नहीं होना चाहिए। अगर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को अचीव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, फेज चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस शुड बी रिमेम्बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइट ऑफ चिमनी इन अ पावर प्लांट इज गवर्न बाय। जो पावर प्लांट की चिमनी होती है किससे गवर्न की जाती है? फर्स्ट, द ड्राफ्ट टू बी क्रिएटेड। सेकेंड, लिमिटेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज। थर्ड, कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन। फोर्थ, क्वांटिटी ऑफ फ्लू गैसेस टू बी हैंडल्ड। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन। कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन पे किसी भी पावर प्लांट की चिमनी की हाइट गवर्न की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लोकोमोटिव्स द ड्राउट इज प्रोड्यूस्ड बाय। लोकोमोटिव्स में ड्राउट किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? फर्स्ट, चिमनी। सेकेंड, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट। थर्ड, बोथ कंबाइंड ए एंड बी, मीन्स चिमनी एंड इंड्यूस्ड ड्राफ्ट। एंड लास्ट इज स्टीम जेट ड्राउट्स। तो याद रखना आपको, लोकोमोटिव्स में ड्राउट स्टीम जेट ड्राउट्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। Next question, the maximum discharge through a chimney occurs when the height of chimney is। चिमनी से maximum discharge कब होगा? जब फर्स्ट, infinitely long, second, around 200 meters, third, equal to the height of the hot gases column producing draught, fourth, outside temperature is very low। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मैक्सिमम डिस्चार्ज कब होगा? जब चिमनी की हाइट हॉट गैसेस का जो कॉलम है उसके हाइट के बराबर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस ऑफ फ्यूल इज डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ फर्स्ट, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, मॉइस्चर। सेकेंड, फिक्स्ड कार्बन, एश, वोलेटाइल मैटर एंड मॉइस्चर। थर्ड, हायर कैलोरीफिक वैल्यू। फोर्थ, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, फिक्स्ड कार्बन, एश, वोलेटाइल मैटर एंड मॉइस्चर। तो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में हम याद रखना है फिक्स्ड कार्बन, एश, वोलेटाइल मैटर और मॉइस्चर की परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ फ्यूल इज डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ। ऑप्शन नंबर ए, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, मॉइस्चर। नेक्स्ट, फिक्स्ड कार्बन, एश, वोलेटाइल मैटर एंड मॉइस्चर। थर्ड, हायर कैलोरीफिक वैल्यू। फोर्थ, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट में ऑप्शन नंबर बी था, यहाँ पे अल्टीमेट में ऑप्शन नंबर ए, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड मॉइस्चर। तो ये इसकी अगर परसेंटेज की कैलकुलेशन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं अल्टीमेट एनालिसिस। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस इज यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट टू रिड्यूस लेवल ऑफ पॉल्यूशन। थर्मल पावर प्लांट में पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए कौन सा डिवाइस हम यूज करते हैं? फर्स्ट, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन। सेकेंड, स्मोक मीटर। थर्ड, चिमनी एंड फोर्थ इज प्रेसिपिटेटर। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, प्रेसिपिटेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इकोनोमाइजर इज यूज्ड इन बॉयलर टू। ऑप्शन, increase thermal efficiency of boiler. Second, economize on fuel. Third, extract heat from the exhaust flue gases. Fourth, increase flue gas temperature.
तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट एंड थर्ड ए और सी जो ऑप्शंस हैं वो दोनों इकोनोमाइजर के केस में सही है, क्योंकि इकोनोमाइजर हम क्यों यूज करते हैं, एक एसेसरीज कंपोनेंट होता है बॉयलर का जो एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम द एग्जॉस्ट फ्लो गैसेस, जो भी एग्जॉस्ट फ्लो गैसेस होते हैं उनसे हीट को एक्सट्रैक्ट करता है और उस हीट को हम यूज करते हैं प्री हीटिंग के लिए। तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन सही है और ए भी और सी भी दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन बेस्ट कौन सा है, तो हम क्यों ऐसा यूज करते हैं, क्योंकि हमें बॉयलर की थर्मल एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द थ्री टीज फॉर गुड कंबशंस आर फर्स्ट टेम्परेचर, टाइम एंड टर्बुलेंस, सेकेंड टोटल एयर टू फ्यूल एंड टर्बुलेंस, थर्ड थोरो मिक्सिंग टोटल एयर एंड टेम्परेचर, फोर्थ टोटल एयर टाइम एंड टेम्परेचर। तो थ्री टीज फॉर गुड कंबशन, अच्छे कंबशन के लिए कौन से थ्री टीज जरूरी होते हैं, टेम्परेचर, टाइम एंड टर्बुलेंस। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, इनकम्प्लीट कंबशन कैन बी बेस्ट जज्ड बाय, अगर कोई भी फ्यूल है उसका इनकम्प्लीट कंबशन कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। फर्स्ट वन इज स्मोकी चिमनी एग्जिट, सेकेंड एक्सेस एयर इन फ्लू गैसेस, थर्ड मेजरिंग कार्बन मोनोऑक्साइड इन द फ्लू गैसेस, फोर्थ मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ फ्लू गैसेस एट एग्जिट ऑफ फर्नेस। तो देखिए हम मेजर किसको कर सकते हैं, स्मोकी चिमनी एग्जिट इसको मेजर नहीं कर सकते, एक्सेस एयर इन फ्लू गैसेस इसको मेजर नहीं कर सकते, इसको मेजर कर सकते हैं मेजरिंग कार्बन मोनोऑक्साइड इन फ्लू गैसेस। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का मतलब है फ्लू गैसेस में कि टोटल कार्बन फ्यूल कंप्लीटली बर्न नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ कोल इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, जो कोल की कैलोरिफिक वैल्यू होती है किस रेंज में वेरी करती है। फर्स्ट 200 टू 400 किलो कैलोरी पर केजी, 800 टू 1200, 2000 टू 4000 एंड 5000 टू 8000। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 2000 टू 4000 किलो कैलोरी पर केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉयलर पैरामीटर्स आर एक्सप्रेस्ड बाय tons per hour of steam, second pressure of steam in kg per centimeter square, third temperature of steam in degree Celsius and fourth all of the above। तो बॉयलर पैरामीटर्स को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द above। नेक्स्ट, evaporative capacity of boiler is expressed as first kg of steam produced, second steam pressure produced, third kg of fuel fired, fourth kg of steam produced per kg of fuel used। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। पर केजी ऑफ फ्यूल पे कितना हम स्टीम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं एवपोरेटिव कैपेसिटी ऑफ बॉयलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सुपर क्रिटिकल बॉयलर्स इज वन दैट ऑपरेट्स अबव द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज। सुपर क्रिटिकल बॉयलर किसे कहते हैं, तो एक ऐसा बॉयलर जो स्टीम प्रोड्यूस करे एबव क्रिटिकल प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो उसे हम बोले सुपर क्रिटिकल बॉयलर्स। ऑप्शन क्या क्या है, 100 kg per centimeter square and 540 डिग्री सेल्सियस, सेकेंड 1 kg per centimeter square and 100 डिग्री सेल्सियस, थर्ड 218 kg per centimeter square absolute pressure and 373 डिग्री सेल्सियस, फोर्थ 218 kg per centimeter square absolute and 540 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि सुपर क्रिटिकल के लिए प्रेशर जो होता है 221 बार और टेम्परेचर होता है 373। तो इससे एबव अगर स्टीम की क्वालिटी प्रोड्यूस हो रही है तो उसे हम बोल रहे हैं सुपर क्रिटिकल बॉयलर। बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हैं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायर ट्यूब बॉयलर्स आर लिमिटेड टू मैक्सिमम डिजाइन वर्किंग प्रेशर ऑफ। अभी इससे पहले हमने फायर ट्यूब पे एक और क्वेश्चन किया था, तो मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर फायर ट्यूब बॉयलर के लिए हमने वहां पे देखा था 1.7 मेगा पास्कल। तो यहाँ पे 17 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यही वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन, 17 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, for the same diameter and thickness of tube, a water tube boiler compared to a fire tube boiler has। तो सेम डायमीटर और सेम थिकनेस के लिए दो बॉयलर को हम कंपेयर कर रहे हैं, वन इज वाटर ट्यूब एंड अदर इज फायर ट्यूब बॉयलर।
has more heating surface, second less heating surface, third equal heating surface, fourth heating surface depend on other parameters. तो फायर ट्यूब बॉयलर के कंपैरिजन में वाटर ट्यूब बॉयलर की हीटिंग सरफेस जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और क्यों? क्योंकि वाटर ट्यूब बॉयलर में ट्यूब के अंदर वाटर फ्लो करता है, बाहर साइड क्या होगा, हॉट गैसेस होगा। तो हॉट गैसेस को ज़्यादा एरिया मिलेगा, चूंकि ये बाहर साइड है तो एरिया ज़्यादा होगा, क्योंकि बाहर का डायमीटर ज़्यादा होता है, तो मोर हीटिंग सरफेस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ रैंकाइन साइकिल रीजनरेशन रिजल्ट इन हायर एफिशिएंसी। रैंकाइन साइकिल में रीजनरेशन की वजह से हायर एफिशिएंसी होती है, क्यों? फर्स्ट ऑप्शन, प्रेशर इनसाइड द बॉयलर इंक्रीजेस, सेकेंड, हीट इज एडेड बिफोर स्टीम इंटर्स द लो प्रेशर टरबाइन, third, average temperature of heat addition in the boiler increases, fourth, total work delivered by the turbine increases. Option number C is correct option, average temperature of heat addition in the boiler increases। मतलब जो एवरेज टेम्परेचर होता है हीट एडिशन का बॉयलर में वो इंक्रीज कर जाता है, इसलिए एफिशिएंसी ज़्यादा होती है रीजनरेशन रैंकाइन साइकिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, for a given set of operating pressure limits of Rankine cycle, the highest efficiency occurs for first saturated cycle, second superheated cycle, third reheat cycle and fourth is regenerative cycle। तो given pressure limit, तो given pressure limit के कंडीशन में हाईएस्ट एफिशिएंसी कब होगी? जब हम रिजेनरेटिव साइकिल यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following statement is correct? Efficiency of Carnot cycle for thermal power plant is high and work ratio is also high in comparison to the Rankine cycle. Second, efficiency of Carnot cycle is high and work ratio is low in comparison to the Rankine cycle. Third, efficiency of the Carnot cycle is low and work ratio is also low in comparison to the Rankine cycle. फोर्थ, बोथ साइकिल हैव सेम इफिशियंसी एंड वर्क रेशियो। तो ऑप्शन नंबर सी और डी तो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि इफिशियंसी ऑफ कार्नोट साइकिल कभी भी रैंकाइन साइकिल से कम नहीं हो सकती। दूसरा, कार्नोट और रैंकाइन की इफिशियंसी कभी सेम नहीं हो सकती। सिंपल केसेस में जो ऑप्शन नंबर बी है, इफिशियंसी ऑफ कार्नोट साइकिल इज हाई एंड वर्क रेशियो इज लो इन कंपैरिजन टू द रैंकाइन साइकिल। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि कार्नोट की इफिशियंसी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू रैंकाइन साइकिल, और इसमें जो वर्क रेशियो होता है वो लो होता है, क्योंकि बैक वर्क जो कार्नोट में होता है वो ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज हीट रिजेक्शन टेक्स प्लेस इन कार्नोट वेपर साइकिल। कार्नोट वेपर साइकिल में किस प्रोसेस पे हीट रिजेक्शन होता है? फर्स्ट, कांस्टेंट वॉल्यूम, सेकंड कांस्टेंट प्रेशर, थर्ड कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट एंट्रोपी। चूंकि कार्नोट वेपर साइकिल जो है वो फेज चेंज साइकिल, तो फेज चेंज जो होता है वो कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन एडवांटेज ऑफ रीहीट रैंकाइन साइकिल इज। रीहीट रैंकाइन साइकिल की मेन एडवांटेज क्या है? फर्स्ट, रिड्यूस मॉइस्चर कंटेंट इन लो प्रेशर साइड ऑफ टरबाइन, सेकेंड, इंक्रीज इफिशियंसी, थर्ड, रिड्यूस लोड ऑन कंडेंसर, फोर्थ, रिड्यूस लोड ऑन पंप। तो बेस्ट जो सुटेबल आंसर है, क्योंकि हम रीहीटिंग इसीलिए करते हैं कि मॉइस्चर कंटेंट्स को डिक्रीज किया जा सके, क्योंकि हाई प्रेशर के बाद जो मॉइस्चर कंटेंट होता है जब कंडेंस होता है तो उस कंडीशन में मॉइस्चर की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए हम रीहीट यूज़ करते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन इज रिड्यूस मॉइस्चर कंटेंट इन लो प्रेशर साइड ऑफ टरबाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीहीट साइकिल इन स्टीम पावर प्लांट इज मेनली अडॉप्टेड टू फर्स्ट, इम्प्रूव थर्मल एफिशिएंसी, सेकेंड, डिक्रीज द मॉइस्चर कंटेंट इन लो प्रेशर स्टेज टू ए सेफ वैल्यू। तो ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, employing superheated steam in turbine leads to। सुपरहीटेड स्टीम हम टरबाइन में क्यों यूज करते हैं? फर्स्ट, इंक्रीज इन एरोजन ऑफ ब्लेडिंग, डिक्रीज इन एरोजन ऑफ ब्लेडिंग, थर्ड, नो एरोजन इन ब्लेडिंग, थर्ड नेक्स्ट, नो चेंज
इन एरोजन ऑफ ब्लीडिंग। तो सुपर हीटिंग का मतलब ये है कि हम मॉइस्चर कंटेंट को कम कर रहे हैं। जब मॉइस्चर कंटेंट को कम करेंगे तो इरोजन जो होगा वो भी कम होगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, रिजेनरेटिव स्टीम साइकिल रेंडर्स। ऑप्शन फर्स्ट, increased work output per unit mass of steam. Second, decreased work output per unit mass of steam. Third, increased thermal efficiency. Next, decreased work output per unit mass of steam as well as increased thermal efficiency. So option number D is right option. Next question, in thermal power plant, the deaerator is used mainly to. Option first, remove air from condenser. Second, increase feed water temperature. Third, reduce steam pressure. Fourth, remove dissolved gases from feed water. तो डीएरेटर का यूज इसलिए किया जाता है कि जो भी डिजॉल्व गैसेस हैं फीड वाटर में उसको रिमूव किया जा सके। तो याद रखेंगे इसको। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या है, राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल इज लोअर देन दैट ऑफ करस्पॉन्डिंग कार्नोट साइकिल बिकॉज। जो रैंकाइन साइकिल की होती है एफिशिएंसी वो कम होती है एज कम्पेयर टू कार्नोट साइकिल। क्यों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, द एवरेज टेम्परेचर एट विच हीट इज सप्लाइड इन रैंकाइन साइकिल इज लोअर देन corresponding कार्नोट साइकिल। सेकेंड, द कार्नोट साइकिल हैज अ वर्किंग substances and Rankine cycle has a steam has working substances. Third, Rankine cycle efficiency depends upon properties of working substances, whereas Carnot cycle efficiency is independent of properties of working substances. Fourth, the temperature range of Carnot cycle is greater than that of Rankine cycle. तो ये तीन B, C and D ऑप्शन करेक्ट नहीं है। The average temperature at which heat is supplied in Rankine cycle is lower. जिस एवरेज टेम्परेचर पे रैंकाइन साइकिल में हीट सप्लाई किया जाता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू कार्नोट साइकिल। इसीलिए कार्नोट साइकिल की जो एफिशिएंसी होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू रैंकाइन साइकिल। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the Rankine cycle, lower limit on the condenser pressure is due to the first, expansion limit in turbine. Second, condenser size. Third, air leakage into the condenser. Fourth, temperature of cooling water. तो जो रैंकाइन साइकिल होती है उसका कंडेंसर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है। कंडेंसर प्रेशर को कितना हम कम कर सकते हैं वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर ऑफ कूलिंग वाटर। क्योंकि जो आपके पास जो कूलिंग वाटर है उसकी टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर या इन्वायरमेंट के टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, in an ideal steam power cycle with the same inlet pressure, the low dryness fraction of steam in the last stage of expansion process can be avoided by first, providing regeneration. Second, providing reheating. Third, reducing the superheat. Fourth, lowering the condenser pressure. तो लो ड्राइनेस फ्रैक्शन को अवॉइड करना है तो बेस्ट ऑप्शन आपके पास है प्रोवाइडिंग रीहीटिंग। जब रीहीटिंग करेंगे तभी जाके ड्राइनेस फ्रैक्शन आपकी बढ़ेगी। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट? स्टीम इज सेड टू बी सुपरहीटेड व्हेन द। स्टीम को सुपरहीटेड स्टीम कब बोलेंगे? फर्स्ट, एक्चुअल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड स्टीम। Second, actual volume is less than volume of saturated steam. Third, actual volume is equal to the volume of saturated steam. Fourth, none of the above. तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है क्योंकि सुपरहीटेड जैसे जैसे सुपरहीटिंग कंडीशन में पहुंचेगा वैसे वैसे वॉल्यूम ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सैचुरेटेड स्टीम। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेरिएशन ऑफ सुपरहीटर आउटलेट टेम्परेचर विथ वेरिएशन ऑफ लोड in the case of convective type and radiative type superheater is best represented as। तो यहाँ पे देखिए लोड और टेम्परेचर के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया गया है कन्वेक्टिव टाइप एंड रेडिएटिव टाइप सुपरहीटर का। तो पहले वाले केस में जो कन्वेक्टिव और रेडिएटिव टाइप सुपरहीटर है वो इंक्रीज कर रहा है, दूसरे वाले केस में दोनों डिक्रीज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू लोड, दोनों का टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। थर्ड जो है रेडिएटिव, जैसे जैसे लोड बढ़ रहा है वैसे वैसे रेडिएटिव टाइप जो सुपरहीटर है उसकी वैल्यू घट रही है और कन्वेक्टिव टाइप की बढ़ रही है। तो जैसे जैसे चूंकि टेम्परेचर ड्रॉप होगा वैसे वैसे रेडिएशन कम होगा और कन्वेक्शन
की वैल्यू ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है कन्वेक्टिव घट रही है, रेडिएटिव ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है दैट इज सी, क्योंकि टेम्परेचर ड्रॉप होगा तो रेडिएशन कम होगा, तो लोड जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे टेम्परेचर ड्रॉप होगा और रेडिएशन की वैल्यू भी कम होती जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इफिशिएंट आइडियल रिजेनरेटिव स्टीम पावर साइकिल इज फर्स्ट रैंकाइन साइकिल, सेकेंड कार्नोट, थर्ड ब्रेटन एंड फोर्थ जूल। तो जो मोस्ट इफिशिएंट आइडियल रिजेनरेटिव स्टीम पावर साइकिल जो होगा दैट विल बी कार्नोट साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफिकेशन टू ए रैंकाइन साइकिल would upgrade or enhance its efficiency so as to approach that of Carnot cycle। तो हम रैंकाइन साइकिल में ऐसा कौन सा चेंजेस करेंगे कि इसकी इफिशियंसी कार्नोट के बराबर हो जाएगी। तो पहला इनकम्प्लीट एक्सपेंशन ऑफ स्टीम, सेकेंड रीहीटिंग ऑफ स्टीम, थर्ड रिजेनरेटिव फीड हीटिंग बाय स्टीम, नेक्स्ट पार्शियल कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। तो रिजेनरेटिव फीड हीटिंग बाय स्टीम, जब स्टीम के द्वारा रिजेनरेशन जब हम करेंगे तो उस कंडीशन में ये चांसेस हो सकते हैं कि जो रैंकाइन की इफिशियंसी है वो कार्नोट की इफिशियंसी के बराबर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थर्मल पावर प्लांट्स विल हैव द हाईएस्ट ओवरऑल थर्मल इफिशियंसी। कौन से ऐसे थर्मल पावर प्लांट में हाईएस्ट थर्मल ओवरऑल इफिशियंसी होगी। फर्स्ट स्टीम पावर प्लांट, सेकेंड गैस टर्बाइन पावर प्लांट, थर्ड कंबाइंड गैस एंड स्टीम पावर प्लांट, फोर्थ इज डीजल पावर प्लांट। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन, कंबाइंड गैस एंड स्टीम पावर प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the efficiency of an ideal regenerative Rankine cycle power plant using saturated steam at 327 degrees Celsius and pressure 135 bar at the inlet to the turbine and condensing temperature of 27 degrees Celsius, corresponding saturation pressure of 3.6 किलो पास्कल। तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल्स है जिसमें दिया हुआ है इफिशियंसी फाइंड आउट हमें करना है आइडियल रिजेनरेटिव रैंकाइन साइकिल की। जैसी आइडियल लग जाता है तो आपको कार्नोट का इफिशियंसी का जो फॉर्मूला है आपको यूज करना है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम जो टेम्परेचर दिया हुआ है 327 डिग्री सेल्सियस एंड जो T2 दिया हुआ है वो कंडेंसिंग टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। तो चूंकि हम यहाँ पे यूज करेंगे, चूंकि आइडियल रिजेनरेटिव साइकिल दिया है तो हम कार्नोट की इफिशियंसी का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इफिशियंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपन T1 होता है। चूंकि T1 जो दिया हुआ है, T1 एंड T2 जो दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में दिया है। जब भी हम ये टेम्परेचर के टर्म में इफिशियंसी यूज करते हैं तो वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है इन टर्म्स ऑफ केल्विन। तो हमने सबसे पहले किस में कन्वर्ट किया, केल्विन में, क्योंकि बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं। चूंकि टेम्परेचर अगर एज इट इज रखेंगे सेल्सियस में तो आपका आंसर गलत होगा। तो रिमेंबर रखें ये चीजें कि जब भी आप ये टेम्परेचर के टर्म में जब आइडियल या रिवर्सिबल साइकिल जब यूज करते हैं तो उस कंडीशन में जो टेम्परेचर होना चाहिए वो केल्विन में ही होना चाहिए। तो हमने सबसे पहले केल्विन में कन्वर्ट किया 600 केल्विन, T2 इज इक्वल टू 300 केल्विन। नाउ 1 माइनस 300 अपॉन 600 इज इक्वल टू 0.50 मीन्स 50%। तो राइट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर टू साइकिल्स coupled in series, the topping cycle has an efficiency of 30% and the bottoming cycle has an efficiency of 20%. The overall combined cycle efficiency is, जब भी दो साइकिल को कंबाइन किया जाएगा, वन इज टॉप साइकिल एंड सेकेंड इज बॉटम साइकिल, तो उस कंडीशन में जो साइकिल की कंबाइंड इफिशियंसी होती है वो इस फॉर्मूले से दी जाती है, N1 ईटा 1 प्लस ईटा 2 माइनस ईटा 1 इंटू ईटा 2। तो यहाँ से आप फॉर्मूला यूज करके मुझे कमेंट करके बताएं कि इसकी इफिशियंसी कितनी होगी, 50%, 44%, 38% और 55%। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।